हेलो व्यूअर्स, मैं चेतन सिंह आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एडवर्बर पे स्वागत करता हूँ। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा है। हम जानते हैं कूलाम का नियम जो होता है वो है दो आवेशित कणों के बीच जो लगने वाला बल होता है F, इसे हम लिखते हैं कि 1/4πε0 और Q1 Q2/r²। ये हम लोगों ने पढ़ा है। वहाँ डिस्कशन में हमने बताया था कि जो बल होता है वो सदिश राशि होता है। बल कौन सी राशि होती है? बल सदिश राशि होता है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो समीकरण प्राप्त किए हैं, जो कूलाम के नियम लिखे, वो उसके केवल परिमाण को व्यक्त करने के लिए ही लिखा। तो इस तरह से जो हमने F = 1/4πε0 और Q1 Q2/r² लिखा, वो इसके सदिश रूप को व्यक्त नहीं करता है, वो केवल इसके परिमाण को व्यक्त करता है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा है कूलाम के नियम का सदिश रूप। इसका सदिशीय रूप क्या होता है? बल चूंकि सदिश राशि है तो जाहिर है कि कूलाम का नियम ये सदिश रूप का अनुपालन करेगा। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है? कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में देखते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। चलिए मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश ये Q1 और Q2 हैं, या हमने मान लिया कि ये जो Q1 Q2 हैं ये दोनों धनात्मक हैं, समान चिन्ह के। आप दोनों समान चिन्ह के ऋणात्मक भी ले सकते हैं, आप दोनों समान चिन्ह के धनात्मक भी ले सकते हैं, एक धनात्मक या एक ऋणात्मक ले सकते हैं। तो यहाँ हमने ये माना है कि Q1 और Q2 ये जो दो आवेश हैं ये दोनों धनात्मक हैं। तो ये दोनों धनात्मक आवेश हैं और इनके बीच की दूरी हम r ले रहे हैं। अब देखिए, सामान्य रूप से तो हम लिखते थे कि ये Q1 Q2 है, इनके बीच की दूरी r है। अब सदिशीय इसकी व्याख्या करते हैं। जैसे Q1 और Q2 ये दो आवेश हो गए। अब इस Q1 का Q2 के सापेक्ष सदिश विस्थापन, ध्यान दीजिएगा, Q1 का Q2 के सापेक्ष सदिश विस्थापन। तो Q1 का सदिश विस्थापन हमें चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे R1 और किसके सापेक्ष? Q2 के सापेक्ष, तो 2 लिख दिया। तो R12 से हम व्यक्त करेंगे, क्या व्यक्त करेंगे? Q1 का Q2 के सापेक्ष सदिश विस्थापन। ये किससे व्यक्त किया जाएगा? R12 से। मतलब इस Q2 से Q1 का जो सदिशीय दूरी है वो कितनी दूरी पर है, इसका दिशा भी आपको दिखाया गया कि Q2 से दूरी होगी, Q2 के सापेक्ष दूरी होगी। किससे दिखाया गया? R12 से। ये R12 जो है ये है आपका Q1 का Q2 के सापेक्ष सदिश विस्थापन। अब देखिए, इसी तरह से जब हम लेंगे कि Q2 का Q1 के सापेक्ष सदिश विस्थापन, ध्यान दीजिएगा, Q2 का Q1 के सापेक्ष सदिश विस्थापन, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और जब इस डायरेक्शन में होगा तो जाहिर है कि परिमाण तो वही रहा, Q1 और Q2 बीच की दूरी का परिमाण वही रहा। क्या बदल गया? सिर्फ डायरेक्शन बदल गया। और इसको हम लिखेंगे क्या? R21, वेक्टर R21 लिखेंगे। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि वेक्टर R12 इक्वल्स टू बी -R21। दोनों का डायरेक्शन विपरीत होने के कारण हमने ये माइनस चिन्ह लिख दिया, जबकि दोनों का परिमाण समान होगा। जितना R12 होगा उतना ही R21 होगा, मतलब Q1 Q2 के बीच की दूरी R के बराबर होगा। अब देखते हैं कि बल किस तरह से कार्य करेगा। तो देख रहे हैं कि इस Q1 पर Q2 के कारण बल लगेगा। ये बल कौन सा होगा? चूंकि दोनों धनावेशित हमने लिए हैं, इसलिए इस Q1 पर Q2 के कारण जो बल लगेगा वो दूर हटाने वाला प्रतिकर्षण बल करेगा, वो रिपेल करेगा। तो Q2 से ये दूर हटेगा Q1, तो जब Q2 से दूर हटेगा तो इसका मतलब बाहर की तरफ, इस तरह से, इस डायरेक्शन में लगा। तो Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, इसे हम लिखेंगे F12, और ये बाहर की डायरेक्शन में लगा।
इसी तरह से Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, जिस पर लगने वाला होगा उसको पहले लिखते हैं, तो F21 Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल F21 से लिखेंगे। तो Q2 पर लगने वाला बल होगा किसके कारण? Q1 के कारण। तो Q1 के कारण क्या होगा? Q2 दूर हटेगा, तो इस तरह से इसका भी डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। तो दोनों बल यहाँ हमने देखा कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। अच्छा, हम ये जानते हैं कि दोनों पर बराबर ही बल लगेगा, क्योंकि आवेश वही इसमें भी कार्य करेगा दोनों, और वही आवेश दोनों इसमें भी कार्य करेगा, दूरी भी ऋणात्मक उतनी ही है, इसलिए दोनों बल के जो परिमाण होंगे वो बराबर होंगे, परंतु क्या विपरीत होगा? दिशा विपरीत होगा। ये फिगर से हम लोग जान लेते हैं। और इसको हम किस तरह से लिखेंगे वेक्टर समीकरण के रूप में? तो यहाँ देखते हैं, Q2 के कारण Q1 पर आरोपित बल, Q2 के कारण Q1 पर आरोपित बल F12, वेक्टर F12 यह है 1/4πε0 Q1 Q2 और बाई R स्क्वायर, तो R आपका हो गया R12 स्क्वायर, ये आपका स्केलर हो गया। अब ये वेक्टर है, इसलिए यूनिट वेक्टर से हम गुणा कर देते हैं, और यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में आपका क्या है? इस डायरेक्शन में दूरी आपकी विस्थापन R12 R कैप। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि Q2 के कारण Q1 पर आरोपित बल F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू बी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। इसी तरह से Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल, Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल, ये क्या होगा? F21, ये हमने लिखा F21 1/4πε0 Q1 Q2 R21 स्क्वायर और R21 का कैप। तो इस तरह से यहाँ हम चूंकि इन दोनों के लिए देख चुके हैं, ये पूरी वैल्यू तो वही है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये परिणात्मक मान हुआ तो दोनों ही R के बराबर हुआ, ये आपका पूरा मान इतना बराबर हो गया। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि R12, यहाँ से देखें R12 कैप और R21 कैप एक दूसरे के विपरीत हैं। R12 कैप ये है, रेड से हमने दिखाया है, और R21 कैप इसका डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हैं, जबकि परिमाण में बराबर है, इसलिए बल भी परिमाण में बराबर होंगे लेकिन दिशा में विपरीत होंगे। F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू बी माइनस वेक्टर F12। अच्छा, अब एक चीज़ आपको ये भी बता दें कि यदि दोनों बल जो है ये एक ही दिशा में कार्य करें, एक ही दिशा का मतलब आकर्षित हों, आकर्षित करें, आकर्षित कब करेंगे? जब दोनों विपरीत आवेश होंगे। तो आइए यहाँ थोड़ा सा हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये धनावेश है और ये ऋणावेश है, ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है, ये Q1 Q2 है, ये इसको मिलाने वाली रेखा हो गई। तो ये देखते हैं कि Q1 का Q2 से जो सदिशीय विस्थापन होगा उसका तो डायरेक्शन यही होगा जैसा कि हम लोगों ने लिखा है, क्या? R21 कैप, और Q2 का Q1 से जो सदिशीय विस्थापन होगा वो R12 कैप होगा। ये तो एज इट इज हो गया, लेकिन अब ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। Q1 जो है ये Q2 द्वारा आकर्षित होगा, तो आकर्षित होने का मतलब इस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में होने का क्या मतलब हुआ कि F1 इस पर लगने वाला बल, Q1 पर लगने वाला बल F1 किसके कारण? Q2 के कारण, तो F12 ये F12 का डायरेक्शन होगा, मतलब Q1 पर लगने वाला बल किसके कारण? Q2 के कारण। और इसी तरह से Q2 पर लगने वाला बल Q1 के कारण, तो Q2 पर लगने वाला बल ये क्या होगा? ये Q2 जो है Q1 को आकर्षित करेगा और Q1 जो है ये Q2 को आकर्षित करेगा। तो ये देखते हैं ये बल क्या होगा? F21 वेक्टर
कैप, F21 वेक्टर कैप 1 कैप। ये देखते हैं कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला जो आकर्षण बल हुआ वो इसे आकर्षित कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये इसे आकर्षित कर रहा है। किसके कारण? इस पर जो लगने वाला बल होगा इसके कारण, इस पर जो लगने वाला बल होगा इसके कारण वो F12 होना चाहिए। F12 ये इसको आकर्षित कर रहा है और ये Q2 के कारण इस पर जो लगने वाला बल होगा ये F21 ये इसको आकर्षित कर रहा है। तो इस तरह से इसके डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होंगे और एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। डायरेक्शन सिर्फ विपरीत होंगे लेकिन एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आइए देखते हैं कि इस कूलाम के नियम का महत्व क्या है, कूलाम के नियम का सदिशीय महत्व क्या है। तो सदिशीय महत्व आइए हम लोग जानते हैं। जैसा कि हमने देखा कि चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे वह प्रतिकर्षण बल हो, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बलों में ही ये विपरीत बल कार्य करते हैं। एक आवेश पर जिस डायरेक्शन में बल कार्य करेगा दूसरे आवेश पर उसकी विपरीत दिशा में बल कार्य करेगा, ये हमने देखा। तो यही इसका पहला महत्व है। हम देख रहे हैं कि Q1 और Q2 को मिलाने वाली रेखा पर इसी रेखा के अनुदिश दो विपरीत बल कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक को अगर हम क्रिया बल कहते हैं तो दूसरा उसकी प्रतिक्रिया बल हो गई। तो ये न्यूटन के तृतीय नियम का अनुपालन करता है। जो कूलाम का नियम है ये न्यूटन के तृतीय नियम का अनुपालन करता है। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं कि यह एक स्थिर वैद्युत बल है, क्योंकि स्थिर वैद्युत बलों के कारण ही ये कार्य कर रहा है। जो स्थिर वैद्युत बल है इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है और दोनों ही जो बल आपके F12 और F21 हैं ये परस्पर विपरीत हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्थिर वैद्युत बल है ये एक केंद्रीय बल है। कैसा बल है? एक केंद्रीय बल है। तो ये आपका कूलाम के नियम का सदिशीय रूप था। आइए हम ये देखते हैं कि बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बहुल आवेशों के बीच जो अध्यारोपण का सिद्धांत है ये क्या कहता है? आइए पहले ये समझ लेते हैं। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों, जैसे हमने मान लिया कि Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn, इस तरह से तमाम आवेश हैं। क्या है? यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य कई आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगने वाले बलों के वेक्टर के योग के बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि जैसे हमने कहा कि Q1 पर लगने वाला बल किसके कारण? Q2 के कारण ये हुआ, Q3 के कारण ये हुआ, ऐसे ही Qn के कारण ये हुआ। तो इन सभी बलों के सदिशीय योग के बराबर होता है। ये क्या हो गया? अध्यारोपण का सिद्धांत हुआ। और जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक कर लगाया जाता है, मतलब ये हुआ कि इस आवेश पर एक एक आवेशों द्वारा जो बल लगाया जाता है उन्हीं बलों के वेक्टर योग के ये बराबर होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। किसी एक आवेश पर लगाया गया बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। मतलब एक आवेश द्वारा जो बल कार्य कर रहा है, जैसे Q2 के कारण Q1 पर जो बल कार्य कर रहा है तो इसको ये डिस्टर्ब नहीं कर सकता Q3 द्वारा Q1 पर कार्य करने वाला बल। तो एक बार हम फिर से इसको जान लेते हैं, अध्यारोपण का क्या सिद्धांत है। आप इसको अपने लैंग्वेज में नोट भी कर सकते हैं, यहाँ से समझ लीजिए। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगने वाले सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है।
तथा जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक कर लगाया जाता है इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। किसी एक आवेश पर लगाया गया बल अन्य बलों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। तो आइए देखते हैं, हम मान लेते हैं कि Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn ये आवेश हैं और इस Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल, इसको हम देख रहे हैं कि Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12, अब आप पढ़ ही चुके हैं, और ये जो दूरी होगी वो R12 ये होगी। तो ये F12 कितना होगा, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R12 का स्क्वायर, ये आपका दूरी ही हो गया चूँकि स्क्वायर हो गया, और R12 ये आपका वेक्टर हो गया, R12 कैप हो गया। तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ कि यहाँ Q2 से बाहर की ओर, यहाँ भी हम लोगों ने समान आवेश ही लिए हैं, है ना। दोनों ये जितने भी आवेश हैं सब धनात्मक बिंदु आवेश मान करके ही हम आपको समझा रहे हैं। इस तरह से Q3 के कारण जो Q1 पर बल लगेगा वो कितना होगा, आइए देखते हैं। तो Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला जो बल होगा वो F13 हुआ, और इसका डायरेक्शन ये हुआ, हमने R13 कैप ये इसका सदिशीय विस्थापन ले लिया। तो F13 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R13 का स्क्वायर R13 का कैप। और इसी तरह से अगर हम Q1 बल ले रहे हैं तो Qn बल क्या होगा, Qn मान लिया हमने ये डॉट से दिखा दिया है, डॉट से हमने ये ले लिया। तो Qn के कारण Q1 पर लगने वाला बल, इसका डायरेक्शन हमने ये दिखाया, F1n से इसको प्रदर्शित किया वेक्टर के फॉर्म में, और वेक्टर F1n इक्वल्स टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn बाई R1n का स्क्वायर R1n कैप। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि इस Q1 पर जो लगने वाला सदिश बलों का परिमाण होगा वो इन सभी बलों के सदिशीय योग के बराबर होगा, परिमाण और दिशा दोनों में ही। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से सभी आवेशों के निकाय के कारण Q1 पर जो परिणामी वैद्युत बल होगा वो F1 अगर हम सपोज कर लेते हैं F1, तो वेक्टर F1 इक्वल्स टू बी F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन प्लस F1n वेक्टर। सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आपका कॉमन हो गया। तो आपका हो गया Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस Q1 Q3 बाई R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस एंड सो ऑन Q1 Qn बाई R1n स्क्वायर R1n कैप। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इस Q1 पर लगने वाला जो भी बल है उस सभी बलों का जो सदिशीय योग होगा वो Q1 पर लगने वाला परिणामी बल होगा। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब यही नहीं कि हम सिर्फ Q1 पर ही लगने वाले बल को काउंट कर सकते हैं, हम Q2 पर भी लगने वाले अन्य सभी बलों को काउंट कर सकते हैं। तो Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, Q2 पर Q3 के कारण लगने वाला बल, Q2 पर Qn के कारण लगने वाला बल, और इस तरह से इनका सदिश योग ज्ञात कर लेंगे। तो वो Q2 पर लगने वाले परिणामी बल अगर हम F2 उसको व्यक्त करते हैं तो वो F2 को प्रदर्शित करेगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करते हैं। किसकी? वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये थोड़ा सा तुलना में हम समानता भी जानते हैं और दोनों में अंतर क्या हुआ, दोनों में क्या अंतर है, इस अंतर को भी जानते हैं। तो समानता ये पहले जान लेते हैं। समानता ये देखते हैं कि जिस तरह से दो बिंदु आवेश है, आइए ऐसे जान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश अगर हम लेते हैं, ये दोनों बिंदु आवेश हैं। मान लेते हैं कि ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच की दूरी ये R है। तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा
वो हम लिखते हैं 1/4πε0, जिसे हम इसको k भी लिखते हैं, और ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। और इसी तरह से अगर हम दो बिंदु आवेश न लेकर के द्रव्यमान लें m1 और m2 और इनके बीच की दूरी r लें, तो इनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है न्यूटन ने जो दिया उसे हम F से लिखते हैं। तो F बराबर कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो अब आप देखिए दोनों की समानता, दोनों ही ये बल हैं। जिस तरह से यहाँ आवेशों के बीच कार्य कर रहा है वैसे यहाँ द्रव्यमानों के बीच कार्य कर रहा है। जैसे यहाँ F इस प्रोपोर्शनल हम लिखते हैं Q1 Q2, ऐसे यहाँ भी हम लिखते हैं F इस प्रोपोर्शनल m1 m2। और जिस तरह से F r स्क्वायर इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो F इस प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ भी है F इस प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। जिस तरह से यहाँ k कांस्टेंट है उसी तरह से यहाँ g कांस्टेंट है। जिस तरह से यहाँ F ये निर्वात में भी लग सकता है, किसी माध्यम में भी लग सकता है, तो यहाँ भी ये निर्वात में भी लग सकता है और माध्यम में भी लग सकता है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या रहा? हमने कई इसकी समानताएं देखी, अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर भी तो है। अब आइए ये अंतर भी हम जानते हैं। देखिए अंतर, सबसे पहला अंतर ये है कि जो वैद्युत बल है ये आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल, ये तो हम कहते ही हैं गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण ही होगा। ये आकर्षण होगा, आप जानते ही हैं जब समान आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षण, जब विपरीत आवेश होता है तो आकर्षण होता है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण होना ही ये बता देता है कि वैद्युत बल जो है ये जो आवेशों के कारण, जो बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न हुआ, ये दो तरह के होंगे, उनकी प्रकृति दो होगी, तभी आकर्षण और प्रतिकर्षण हो सकता है। लेकिन जो द्रव्यमान होगा उनकी प्रकृति एक ही होगी। द्रव्यमान पर कोई आवेश नहीं होता, उनकी प्रकृति एक ही जैसी है, उस पर केवल आकर्षण बल कार्य करता है। तो ये पहला अंतर हुआ। जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि माध्यम वो निर्वात में भी कार्य करता है और किसी माध्यम में भी कार्य करता है ना, दोनों बल तो दोनों में ही कार्य करता है, लेकिन वो बल का परिमाण जो है ये परिवर्तित हो जाता है। निर्वात में सबसे ज़्यादा, और जब किसी परावैद्युतांक वाले माध्यम में उसको रखते हैं तो जितना उस माध्यम का परावैद्युतांक होता है उतना गुणा वैद्युत बल कम हो जाता है, ये जानते हैं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल चाहे वो निर्वात में हो और चाहे किसी माध्यम में हो, इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो माध्यम पर ये निर्भर करता है वैद्युत बल, लेकिन कूलाम बल जो है ये माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो न्यूटन ने दिया है ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। निर्वात में भी इसका मान वही आएगा और किसी माध्यम में भी इसका मान वही आएगा, ये उतना ही रहता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे हम ये देखते हैं कि चूँकि गुरुत्वीय बल सभी निर्जीव और सजीव पदार्थों पर कार्य करता है, ये जो कार्य कर रहा है ये इतना कम है कि इसका हम अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वैद्युत बल को देख रहे हैं कि हाँ बहुत अधिक प्रभावी ये होता है, इसका अनुभव भी हम कर सकते हैं। तो वैद्युत बल जो है ये बहुत प्रभावी होता है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये बहुत हल्का होता है, बहुत कम प्रभावी होता है। इसको हम उदाहरण से देख सकते हैं कि अगर हम दो प्रोटॉन लेते हैं तो उन दोनों प्रोटॉनों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से जो वैद्युत बल होता है वो 10⁻36 गुना ज़्यादा होता है। क्या हमने कहा? दो प्रोटॉनों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन प्रोटॉनों के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल से 10⁻36 गुना कम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल इतना गुना कम होगा, या कह सकते हैं कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से इतना गुना ज़्यादा होगा। इसी तरह से दो इलेक्ट्रॉनों के लिए कार्य करने वाला जो वैद्युत बल है
उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वैद्युत बल बहुत अधिक प्रभावी है और जबकि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम प्रभावी है। अब देखते हैं हम लोग कि कूलाम के नियम का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कूलाम के लॉ का, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलाम्स लॉ। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये बड़ी दूरियों के लिए, परमाणुवीय दूरियों के लिए जो कि एंगस्ट्रॉम के करीब है, 10⁻11 मीटर के करीब है, और यही नहीं, ये परमाणुवीय दूरियों के साथ साथ नाभिकीय दूरियों जो कि 10⁻15 मीटर कोटि का है, इस पर भी लागू होता है। तो कूलाम का नियम बड़ी दूरियों पर, लघु दूरियों पर, अति लघु दूरियों पर, सबके लिए ये सत्य है। अब ये थोड़ा सा देखा जाए कि जब कूलाम का बल ये है नाभिकीय दूरियों पर कार्य करता है, तो हम ये भी कहते हैं ना कि नाभिकीय बल जो है ये केवल आकर्षण होता है। तो यहाँ थोड़ा सा समझने की भी आवश्यकता है। ये सही है कि नाभिकीय बल यह कूलाम बल नहीं है। जब 10⁻15 मीटर कोटि का बल कार्य करता है तो चाहे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो, और चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, और चाहे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो, सबके बीच सिर्फ आकर्षण बल ही कार्य करता है, और इस आकर्षण बल को हम नाभिकीय बल कहते हैं और यह कूलाम बल नहीं होता। लेकिन इसको भी हम यहाँ इलस्ट्रेट करना चाहेंगे, इसको बताना चाहेंगे, एक्सप्लेन मैं करना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल है, या प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल है, यह कूलाम के नियम का भी अनुपालन करता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई भारी नाभिक है, तो अगर भारी नाभिक है उसका रेडियो एक्टिव होना मतलब अल्फा कणों या बीटा कणों का बाहर निकलना, मतलब अल्फा कण उसमें धनावेश और इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान है, प्रोटॉन के द्रव्यमान है, बीटा कण है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर और ऋण आवेश के बराबर हैं, तो वो बाहर जा रहे हैं। तो अगर कूलाम का बल ही बहुत प्रभावी है, वहाँ इस समय यह नाभिकीय बल ही बहुत प्रभावी है, कूलाम का बल कभी प्रभावी नहीं हो सकता है, तो ये कण बाहर क्यों निकल जाते हैं? इसका मतलब यूरेनियम या इससे आगे के जो सभी तत्व होने चाहिए, सभी जो भारी तत्व होने चाहिए, वे अस्थायी नहीं होने चाहिए। वे कैसे हो जाने चाहिए? अस्थायी हो जाने चाहिए। वो रेडियो एक्टिव नहीं होने चाहिए। लेकिन रेडियो एक्टिव नाभिकों का होना ये बताता है कि नाभिकीय बल के साथ साथ नाभिक में कूलाम बल भी कार्य करता है। तो यह नाभिक के अस्थायित्व को भी समझने में, नाभिकीय बलों को भी समझने में कूलाम बल हमारा बहुत महत्व करता है। तो ये कूलाम का आपका वेक्टर फॉर्म था, और आपका कूलाम के नियम के अनुसार जो है बहुत से आवेशों के बीच लगने वाला बल, जिसे हम कह सकते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत को आपने जाना, और वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की आपने तुलना की, और कूलाम के नियम का महत्व जाना। आगे हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती हैं। धन्यवाद।